Welcome student to the new session of work power energy. Today we are going to complete it. तो आज की क्लास शुरू करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स के साथ ही शुरू करेंगे। तो अब हम पहला न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये क्लियरली बोलता है कि एक कॉलिजन होता है और उस कॉलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया गया है। तो डेफिनेटली और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी गई है 2/3। तो ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, नंबर वन। तो यह है नॉन इलास्टिक कॉलिजन। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक फॉर्मूला जो नॉन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन नॉन इलास्टिक कॉलिजन को सॉल्व करे। तो ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत कम जगह मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर m1 की जो वैल्यू दी गई है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें m1 इज 1 kg। तो हम वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं। m1 1 kg और सेकंड मास दिया हुआ है 2 kg। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 2/3, ठीक है। और u1 की वैल्यू है 12, क्योंकि पहले 1 kg बॉल की स्पीड है हमारी 12 मीटर पर सेकंड। और u2 क्या लेंगे? अब देखिए जो सेकंड बॉल है दैट इज मूविंग अपोजिट टू द फर्स्ट बॉल विद वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पर दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको लेंगे -24। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हम v1 निकाल लेंगे, m1 माइनस e m2। तो m1 1 है, m2 है 2, तो e इंटू m2 हो जाएगा 4/3 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3। u1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दी 12। तो आपको फॉर्मूला अगर मालूम है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 1 प्लस ई इंटू m2, तो जब हम 1 प्लस ई निकालेंगे तो 1 प्लस 2/3 5/3 आ जाएगा। m2 2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3। और ये यहाँ पर हमें वेलोसिटी पुट करनी है -24, क्योंकि सेकंड बॉल इज मूविंग अपोजिट टू द फर्स्ट वन। तो ये देखिए 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3। नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 12। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10। और 3 जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू -24। तो अब देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया है। अब ये हम इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये -8 टाइम्स कैंसिल होगा। तो अब v1 को निकालना आसान हो गया है, -4/3 और यहाँ मिला हमें -80/3। तो ये हो गया -24/3। अब -84/3, आई एम सॉरी, -84/3। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो -3 से डिवाइड कर दीजिए 84 को, 3 2 जा 6, 2 कैरी ओवर 24 28। तो आपका जो आंसर है वो -28 है। और वो एक ही चॉइस में दिया हुआ है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस हमेशा याद रखिए। जब अब देखिए एक 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 फॉर्मूले से हम दूसरे फॉर्मूले को भी डेवलप कर सकते हैं। अभी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के लिए, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई क्या होता है, 1 होता है। तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे हम अगर हम ई को 1 पुट कर दें तो उसका फॉर्मूला भी डेवलप हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है सेकंड बॉल की वेलोसिटी, तो चलिए अब हम उसको भी निकाल लेते हैं, सेकंड बॉल की वेलोसिटी। तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये हम भूल गए
तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सब चीजों को सॉल्व करना। So this is an important case, so please remember. And while solving the question हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी u1 u2 हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक पार्ट। और अगर मान लीजिए दोनों बॉल्स अपोजिट मूव कर रही है तो हम पहली एक बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे और दूसरी बॉल की वेलोसिटी हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बस हमें इतना सा ही ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। बाकी तो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे विद प्रॉपर साइन, यू विल गेट ए करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम v2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस ई 2/3 m1 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 m2 2 माइनस 2/3 m1 m1 इज 1। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, 1 प्लस 2 और u2 को, अच्छा u1 भी हमें पुट करना है। एक मिनट, तो यहाँ पे हम u1 के लिए स्पेस क्रिएट कर देते हैं। और u1 इज गिवन एज 12। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, m2 माइनस ई m1। तो m2 है 2, e है 2/3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 और सेकंड बॉल का वेलोसिटी है -24। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 2/3 हो गया 5/3, नीचे आके हो जाएगा 5/9 प्लस 12 और 2 माइनस 2/3, इसको देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4/3, नीचे आके 4/9 इंटू -24। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये जो -24 है ये -8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पार्ट आया हमें 5/3 और दूसरा आया -32/3। तो 5 माइनस 32/3, तो ये हो गया हमारा -27/3। द आंसर इज -9 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ 5 इंटू 4 20 आएगा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। दिस विल बिकम 20। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 32। ओके, 20 माइनस 32, इसको करेक्ट कर देते हैं। -12/3, so the answer is -4 मीटर पर सेकेंड। अब ये बिल्कुल सही है। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखिए। और कम से कम 2 बार आप इसे क्या करिए, कम से कम 2 बार आप इसे क्या करिए, रिवाइज करिए। आज की क्लास में बहुत एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, a particle of mass m is moving, important is, with a speed u, strikes a smooth horizontal surface at an angle alpha. The particle rebounds at an angle beta, ठीक है, with a speed v. The coefficient of restitution is e. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहली कंसेप्ट, अल्फा प्लस थीटा। ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में या तो अल्फा दिया जाए या थीटा दिया जाए, तो हमेशा याद रखिए अल्फा प्लस थीटा क्या है, 90 डिग्री। डायग्राम देखिए, उसी तरह 5 प्लस बीटा भी 90 डिग्री है। तो ये दो बातें तो हमें याद रखनी है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ थीटा ही दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो आप थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो बॉल हमारी
स्ट्राइक कर रही है किस एंगल पे, अल्फा, और रिबाउंड कर रही है किस एंगल पे, बीटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिबाउंड हो गया। तो ठीक है, ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब अगली स्लाइड में हम इस थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी पर ये काम करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहली बात, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहाँ पर आप देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos अल्फा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली v cos बीटा होगी। ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जब बॉल स्ट्राइक कर रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, u cos अल्फा, और यहाँ पर जब बॉल रिबाउंड कर रही है तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, बीटा। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसको कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखिए एम यू कॉस अल्फा इक्वल टू एम बी कॉस बीटा। उसके बाद क्या हुआ, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, यू कॉस अल्फा इक्वल टू वी कॉस बीटा। अब हम वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर हम यहाँ पर बात करें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ध्यान देना कंसेप्ट को, वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो ये होगी u साइन अल्फा, कि किस वेलोसिटी से वो सरफेस को अप्रोच कर रहा है और किस वेलोसिटी से वो सरफेस से दूर जा रहा है, वो वेलोसिटी क्या होगी, v साइन बीटा। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको समझिए, वो होगी v साइन बीटा। तो एक तो ये बात हो गई कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप जानते हैं कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमेशा याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखनी है और एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखनी है, और आपको कोई अगली चीज तो देखनी ही नहीं है। ओके, तो यहीं पे हमने ये जो सेकंड इक्वेशन बनाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ये कैसे आया v साइन बीटा। तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम कई रिलेशनशिप यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ये होगा v साइन बीटा, ये थोड़ा सीख लीजिए आप, और ये होगा v cos बीटा, तो ये हो जाएगा टेन बीटा और इक्वल टू u cos अल्फा अपॉन e u साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन e कॉट अल्फा। तो e क्या होगा, कॉट अल्फा अपॉन टेन बीटा। कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अच्छा हम सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा फिर करेक्शन करना पड़ेगा, डिवीजन हमने थोड़ा उल्टा ले लिया। सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो टेन बीटा आ गया एक साइड में। अब दूसरी साइड में क्या आएगा, सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, तो ये होगा ई यू साइन अल्फा अपॉन यू कॉस अल्फा। तो देखिए u से u कैंसिल हो गया, ये बचा e tan अल्फा। तो पहला इक्वेशन जो हमें ध्यान रखना है, tan बीटा इक्वल टू e tan अल्फा। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है,
यहाँ पे दो ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से? एक तो ये हो गया u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है eu sin अल्फा इक्वल टू v sin बीटा। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दो इक्वेशन हमारे बन गए तो हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। ध्यान दीजिए स्टेप को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग करके बता देते हैं आपको, एंड एडिंग, फिर आप चाहें तो बाद में इस रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं। तो पहले स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा और v sin बीटा इक्वल टू eu sin अल्फा। तो ये हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ये लिख देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमें मिला था v cos बीटा और दूसरे में मिला था v sin बीटा। ओके, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। v वो वेलोसिटी है जब बॉल रिबाउंड होके वापस जाती है, और पहले इक्वेशन में u cos अल्फा है तो ये हो जाएगा u cos स्क्वायर अल्फा, दूसरे में e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वो 1 हो जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एक और काम आप कर सकते हैं, u को बाहर निकाल लीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस e स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब एक बार एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट करी कि सर हमें वो नहीं दिया हुआ था, क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा नहीं दिए थे, हमें थीटा और फाई दिया था। तो हमें, मैंने आपको बताया अल्फा प्लस थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और बीटा प्लस फाई क्या होगा 90 डिग्री, और हम चाहे तो अल्फा की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा और बीटा की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस फाई। तो अब फॉर्मूला बदल जाएगा। आप जानते हैं कि cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, cos 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। तो ये हो गया, अल्फा को लिखा 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर। अब अल्फा को हमने एक मिनट, ये हमारा कुछ हाँ, तो 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग में बीटा एलिमिनेट हो जाता है, बीटा की वैल्यू खत्म हो जाती है, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब ये समझ में आया कि यहाँ बीटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अल्फा। ये दो फॉर्मूले से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर से हम उस स्लाइड पे आ जाएंगे। ये देखिए, तो इम्पोर्टेंट एंगल कौन से हो गए हमारे, अब हमें समझ में आता है। या तो हमें अल्फा दिया होगा या हमें थीटा दिया होगा। फॉर्मूले आंसर हमारा अल्फा और थीटा के टर्म्स में आ सकता है। ओके, ये थोड़े टफ केसेस हैं पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इन्हें करना पड़ेगा। ये दो तरीकों से आप रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, cos पर थीटा आएगा, बिल्कुल सही कहा है। ये cos पर थीटा आएगा। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग इट।
है ना। दैट्स गुड, इसका मतलब आप जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो दूसरा जो फॉर्मूला है ये भी हमें याद रखना है। ये टिपिकल केसेस होते हैं तो जनरली स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ कंसीडर हमने कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अब ये देखिए, पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में डिस्कस कर रहे हैं। एक बॉल को h हाइट से हमने ड्रॉप किया, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद वो बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और हमने यहाँ सपोज किया कि वो बॉल ग्राउंड से किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, v। पहली बात, तो वो v कहाँ से दिया मिलेगा हमें, √2gs से मिलेगा। नंबर 2, जिस बॉल को आपने ड्रॉप किया है वो ग्राउंड पर पहुंचने में कुछ टाइम लेगी, वो टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले ये डायग्राम बनाइए और ये दो बातें नोट करिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, बॉल जब ग्राउंड से स्ट्राइक होगी फिर रिबाउंड होगी, रिबाउंड होकर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। तो इस फिगर में देखिए कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी, t1। फिर वो वापस आएगी, फिर रिबाउंड होगी, फिर वो h2 हाइट पर जाके रुकेगी, इसमें कितना टाइम लेगी, ऊपर जाने में t2। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज, न्यूटन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वो ये कहता है E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब यहाँ पे हम एक और बात कर रहे हैं। अब ये बॉल v वेलोसिटी से स्ट्राइक हुई और वापस गई, किस वेलोसिटी से, पहले रिबाउंड के बाद v1। तो अब आप देखिए, मुझे खुद बताइए कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई, v। इसलिए मैं लिख सकता हूँ v1 को, क्या लिख सकता हूँ, ev। तो ये पहला फॉर्मूला तो जस्टिफाई हो गया। और अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझने की है। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, कितने टाइम में नीचे पहुंची, टी टाइम में। ये टी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करी, वी, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड होकर v1 वेलोसिटी से गई, तो v1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अब वापस मैक्सिमम, अब वापस वो किस हाइट तक गई, h1, और कितना टाइम लिया उसने, t1। तो t1 को आप निकाल सकते हैं t/e से। पहले ड्रॉप में लिया गया टाइम कितना है, t। रिबाउंड के बाद ऊपर जाने में लिया गया टाइम कितना है, t। फिर जब ये ऊपर जाके रुक जाएगी तो ये फिर वापस आएगी। तो देखिए, टाइम की कैलकुलेशन कैसे करनी है। यहाँ से देखिए कितना टाइम हुआ, t। रिबाउंड हुई, ऊपर जाने में कितना टाइम लिया, t1। नीचे आने में कितना टाइम लिया, t1। तो सेकंड रिबाउंड के लिए वो कितना टाइम लेगी, 2t1। फिर से बॉल को ड्रॉप किया, स्ट्राइक किया, कितने टाइम में नीचे पहुंची, टी टाइम में। फिर रिबाउंड होके ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने में लिया गया टाइम कितना होगा, t1। फिर यहाँ पर ये रुक जाएगी, वापस आएगी, और फिर रिबाउंड होगी, तो टाइम कितना हो गया, ऊपर का t1, नीचे का t1, तो कितना हो गया, 2t1। इसी तरह से ये सारी चीजें क्या करी जाती हैं, कैलकुलेट करी जाती है। उसके बाद ये सेकंड रिबाउंड हो गया, v2। ये थर्ड रिबाउंड हो गया, v3। तो नंबर ऑफ रिबाउंड्स कितने भी हो सकते हैं। तो ये तो आपने एक फॉर्मूला बना लिया।
E1 को हम क्या लिख सकते हैं, T बाई। देखिए अगर आपको सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा, बगैर समझे तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। T1 क्या होगा, T बाई, V1 क्या होगा, EV, और H1 क्या होगा, E स्क्वायर H, E स्क्वायर H। ये तीन बातें तो आपको हमेशा याद रखनी है। डेरिवेशन इज नॉट नीडेड। तो देखिए जब पहले बॉल को ड्रॉप किया था किस हाइट से, H हाइट से, और पहले रिबाउंड के बाद वो किस हाइट तक जाती है, H1, तो H1 को क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर H। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बहुत जोरदार बताना चाहता हूँ जो आपको समझना चाहिए। अब देखिए V1 को क्या लिख सकते हैं, EV, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो V2 को क्या लिख सकते हैं, EV1, E into EV, that is E square V। V3 को क्या लिख सकते हैं, EV2, V2 को क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर V, ठीक है ना, E क्यूब V। तो इस तरह से हम हर रिबाउंड के बाद वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। T1 को हम क्या लिख सकते हैं, T बाय E। तो T2 को क्या लिखेंगे, T1 बाय E। यहाँ हमने T1 की वैल्यू पुट कर दी, T बाई E, तो ये क्या आ गया, T बाय E स्क्वायर। इसी तरह T3 को हम क्या लिख सकते हैं, T बाय E क्यूब, T बाय E क्यूब। ये समझ में आ गई। अब हाइट के बारे में बात करते हैं। हाइट को H1 को हमने लिखा E स्क्वायर H, तो H2 को क्या लिखेंगे, E स्क्वायर H1। तो H1 की यहाँ वैल्यू रख दी, तो E स्क्वायर इंटू E स्क्वायर इंटू H, E टू द पावर 4H। तो कुल मिला के शॉर्टकट ये है E स्क्वायर H। E स्क्वायर का, एक मिनट मैं इसे थोड़ा जगह बना के प्रॉपरली लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे किस चीज की, H2 की। तो H2 को देखो ऐसे लिखा जाता है, E स्क्वायर का स्क्वायर इंटू H। चलो अब फॉर्मूला बनाते हैं H3 का। तो E स्क्वायर की पावर 3 इंटू H। अब आप समझ गए होंगे H4 का फॉर्मूला क्या होगा, E स्क्वायर की पावर 4 इंटू H। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें समझना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब क्वेश्चंस में लगाना बहुत आसान होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, पिछली क्लास में भी हमने ऐसे नोट कराया था। आफ्टर nth रिबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी, ENV। अब n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट रिबाउंड मिल जाएगा, n को 2 पुट करेंगे तो सेकंड रिबाउंड मिल जाएगा, n को 3 पुट करेंगे तो थर्ड रिबाउंड मिल जाएगा, n को 4 पुट करेंगे तो कौन सा रिबाउंड मिल जाएगा भाई, फोर्थ रिबाउंड मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो हम बहुत आसानी से ये सब चीजें, तो आज की क्लास बहुत एक स्पेशल टॉपिक्स पे ली गई क्लास है, ये तो आपने नोट कर लिया। और अब हम पीछे जाते हैं तो टाइम के बारे में भी हमने करा था। T3 क्या था, T अपॉन E क्यूब। तो Tn क्या होगा, और Hn क्या होगा, nth रिबाउंड के बाद E स्क्वायर टू द पावर n इंटू H, और इसको आप लिख सकते हैं E टू द पावर 2n इंटू H।
तो ये देखिए, अगर आप इससे फॉर्मूले से कुछ नहीं बनेगा। अब आप ये देखिए, बहुत आसानी से हम सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम n इक्वल टू 1 पुट कर दें तो v1 हो जाएगा फॉर्मूले में pv, h1 हो जाएगा h1 हो जाएगा e स्क्वायर इंटू h है ना, h1 हो जाएगा e स्क्वायर h, और t1 हो जाएगा t अपॉन e टू द पावर 1 दैट इज t बाय e। अगर हम n को 2 पुट कर दें तो v2 हो जाएगा e स्क्वायर v1 e स्क्वायर v। फॉर्मूले अब आपके बन गए। h2 हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करना है, ये n है, एक मिनट, यहाँ फिर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, एक, तो फिर हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ओवर राइटिंग। देखिए इसको ऐसे लिखिए n इंटू एच, ऐसे, अब बिल्कुल ठीक है। अब H2 हमें निकालना है, तो ये HN वाले फॉर्मूले में हम n को क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ये हो गया e टू द पावर 4 इंटू एच। और टाइम निकालना है तो टाइम वाला फॉर्मूला जो ऊपर दिया हुआ है तो वो t2 निकालना है, तो ये हो जाएगा t अपॉन ई स्क्वायर। तो एक बार आपके फॉर्मूले बन गए तो सारी चीजें हो गई आसान। तो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं फॉर्मूले को। एक तो ये फॉर्मूला हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। अब हम फटाफट सारी चीजों को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमें हाईलाइट करना है, ये वाला। अब हमारे फॉर्मूले क्या हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब हम हमारे पास सवाल आएगा तो हम इसका जरूर जवाब देंगे। मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों में टाइम तो लगता है स्टूडेंट, टाइम तो लगता है। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। थोड़ा जरा समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बॉल को हमने ड्रॉप किया था, किस हाइट से, एच हाइट से, वो जमीन पे ग्राउंड पे टकराएगी, फिर वो रिबाउंड होके कहाँ जाएगी, h1 हाइट पर, फिर वापस h1 हाइट पे तो चली गई, फिर h1 हाइट से नीचे भी तो आएगी। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ऊपर जाने का h1, नीचे जाने का h1। फिर सेकंड रिबाउंड में वो h2 हाइट तक ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी h2 डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना है इस बात को आप। एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, अप्रोच, और दूसरी चीज आप याद रखो, टोटल डिस्टेंस। यूज दिस फॉर्मूला। बाकी क्या आया मैं उसकी कैलकुलेशंस नहीं करना चाहता, कि रुकने से पहले वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बस ये दो फॉर्मूले हमें, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अब टाइम, भाई जब बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया था, थोड़ा समझ लीजिए। जब बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया गया था, तो किस हाइट से ड्रॉप किया गया था, एच हाइट पे। वो रिबाउंड होगी, किस हाइट पर जाएगी, h1 हाइट पर जाएगी। कितना टाइम लेगी ऊपर जाने में, t1। फिर वापस नीचे भी तो आएगी, नीचे आने में भी t1 टाइम लेगी। सेकंड रिबाउंड से पहले उसका लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t1 2t1। तो इसलिए ये जो अप्रोच है ये आपको याद रखनी है, और आपको ये याद रखना है टोटल टाइम। बाकी चीजों को आप जो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आप इनको ओमिट कर सकते हैं। तो चलिए, ओमिट करने के लिए भी हमारे पास रास्ता है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई। जब बॉल को पहली बार ड्रॉप किया तो वो नीचे आने में कितना टाइम लेगी, टी टाइम लेगी।
फिर पहले रिबाउंड के बाद वो ऊपर जाने में कितना टाइम लेगी T1, फिर नीचे आने में भी T1 टाइम लेगी, तो सेकंड रिबाउंड तक टाइम कितना हो गया T + 2 T1। फिर सेकंड रिबाउंड लेगी तो फिर क्या होगा, वो ऊपर जाने में कितना टाइम लेगी T2, फिर वहां से वो नीचे आएगी, फिर T2 टाइम लेगी, तो टाइम कितना हो गया 2T2। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये खत्म हो गया, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। ये 2 पॉइंट्स आप क्या करें, याद रखें, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, जिससे आप इसको देखेंगे नहीं और ना नोट करें, और जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, a block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of same mass which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed v/3. The speed, the second block's speed after collision is. तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये ऑब्लिक कॉलिजन पर क्वेश्चन है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन से इस ऑब्लिक कॉलिजन को हम कर सके। दोनों ब्लॉक्स के मास सेम है, बस इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सिचुएशन समझें कि ऑब्लिक कॉलिजन होने के कारण पहला ब्लॉक अपनी इनिशियल डायरेक्शन से किस एंगल पे जाता है, थीटा। आप इसे नोट कर लें तो बता दें, अगली स्लाइड में हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं। अच्छा, स्पीड कितनी है v, और दूसरा रेस्ट में है, और पहले ब्लॉक की इनिशियल डायरेक्शन थीटा से कितनी स्पीड है v/3। तो आप देखिए इसको करना कैसे है, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये ब्लॉक हो गया जिसका मास है m और इसकी स्पीड है v। दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे हो गया, तो हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि ऑब्लिक कॉलिजन है, कितना होगा mv, और इसका तो 0 हो गया। दूसरी चीज, इनिशियल मोमेंटम im इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। अच्छे से लिखिए, स्टेप को समझिए। डेफिनेटली क्या हो गया, 0 हो गया। अब कॉलिजन के बाद की सिचुएशन देखते हैं। पहला ब्लॉक अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से किस स्पीड से मूव हो रहा है, v/3, और कितने एंगल पे मूव हो रहा है, थीटा। अब हम मान लेते हैं कि दूसरा ब्लॉक कितने एंगल पे जा रहा है। मान लीजिए ये एंगल कितना है, अल्फा, और उसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम। लेट इट्स वेलोसिटी इज v'। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये आएगा v/3 cos थीटा, और ये आएगा v/3 sin थीटा। और इसी तरह हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, v' cos अल्फा और v' sin अल्फा। अब फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, fm मींस फाइनल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
ठीक है, तो वो होगा एम वी बाय 3 कॉस थीटा, और दूसरी बॉल का होगा एम वी डैश कॉस अल्फा। ऐसे ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। तो हमें अब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, मोमेंटम को हम इक्वेट कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो एम वी बाय 3, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉस थीटा प्लस एम, आपके एग्जामिनेशन में आया था ये 2015 में, इक्वल टू एम वी। तो एम से एम तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और एक हम नया इक्वेशन बना सकते हैं। नया इक्वेशन होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कॉस थीटा प्लस वी डैश कॉस अल्फा इक्वल टू वी। आप इसे नोट कर लीजिए, हमें और जगह की जरूरत है। अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम को इक्वेट करना है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें मोमेंटम को इक्वेट करना है, ये बड़ी जोरदार चीज है। तो फाइनल मोमेंटम को आप बच्चों क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करेंगे, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करने से अपने को क्या मिल सकता है, देखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 था, अब फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, आप देखिए। फाइनल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा, हमें जगह चाहिए, फिर भी हम यहाँ बना लेते हैं। फाइनल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये होगा एम वी बाय 3 साइन थीटा, और दूसरा आप देखिए अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ है और ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस एम वी डैश साइन अल्फा। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 था, इसलिए फाइनल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। आप इसे अब नोट करें, हमें काफी जगह चाहिए होगी जिससे हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। और आप चाहें तो यहाँ पे m को क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, m को कॉमन लेके आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आज की क्लास है, ये सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस्ड है। आपने इसे नोट कर लिया तो मुझे बताइए, क्योंकि एक बार ये स्क्रीन चली गई तो ये वापस नहीं आएगी। और इसको मैं R5 बोलूंगा, है ना। 5 बार कम से कम रिवाइज करो, नहीं बनता है कहना आसान है, 5 बार करके तो देखो, बनना शुरू हो जाएगा। फिर बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। अरे जो सब्जेक्ट आपसे बनता नहीं है तो उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी नहीं बनेगा। ओके, तो मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ, है ना। तो हमारे दो इक्वेशन आ गए। अब इन सब चीजों में, जैसे मैंने आपको एक ऑब्लिक रेस्टिट्यूशन वाला केस बताया था अभी, इन सब चीजों में स्टूडेंट्स, बच्चों, टाइम बहुत लगता है। तो टाइम तो हमें फिर देना पड़ेगा। चलिए अभी फिलहाल इतना ही रब कर लेते हैं। अभी हमारा जो पहला इक्वेशन है वो तो आ गया हमारा, v cos थीटा बाय 3 प्लस v डैश cos अल्फा इक्वल टू v। ये हमारा पहला इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन है v बाय 3 साइन थीटा
इसको उधर ले जाते हैं, v डैश साइन अल्फा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम बचा हुआ पोर्शन भी क्लियर कर रहे हैं। तो अब यहाँ करना कैसे है, जब इस तरह के इक्वेशंस बन जाते हैं तो करना कैसे है, बहुत सिंपल है। हमें v डैश निकालना है। क्या निकालना है? v डैश। तो उसके लिए टेक्निक ये है कि आप v डैश के जो टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ रखो और बाकी टर्म्स को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। ओके, आपने दो इक्वेशन लिख लिए, लिख लीजिए। वी विल बी नीडिंग द स्पेस, मोर स्पेस टू सॉल्व दिस। इसको क्लियर करने जा रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। अब सेकंड ब्लॉक की स्पीड चाहिए हमें आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। सेकंड ब्लॉक की स्पीड चाहिए, तो अब क्या करें, v डैश कॉस अल्फा को, इक्वेशन हम बना ही चुके हैं, हम लिखेंगे v कॉमन 1 - 1/3 कॉस थीटा। उसी तरह सेकंड इक्वेशन से v डैश साइन अल्फा इक्वल टू v साइन थीटा बाय 3। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशंस थे। अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। और स्टूडेंट कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 - 1/3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 9। स्क्वायर तो करना पड़ेगा, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है पर करना पड़ेगा। 1 + 1/9 कॉस स्क्वायर थीटा -2/3 कॉस थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9। तो अब v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 9, v स्क्वायर इधर लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9 -2v स्क्वायर बाय 3 cos थीटा। तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर विल बी v स्क्वायर बाय 9। जो 9 हुआ, रीजन बहुत सिंपल है, जब v स्क्वायर बाय 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। ये आना चाहिए इसका आंसर। एंड वी आर नॉट एबल टू मैच द आंसर। तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ देनी चाहिए। दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू फॉर थीटा। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। आई हैव गॉट द previous year paper book with me. It is a question from work power energy in 2015. Let me check the data of that question. Okay, we will take it later on. इसको करना तो हमें पड़ेगा, अभी नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है, वेलोसिटी पर बेस है। इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है ये हम आपको बता देते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, अगर आपको याद हो, एक ये वाला फॉर्मूला,
क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है तो जानबूझ के आपको एक फॉर्मूला दोबारा दिखाया। इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है तो हम उसमें ई को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला यही वाला याद रखना है। और सेकंड इक्वेशन में भी हम ई को क्या रख सकते हैं, अगर 1 रख देंगे तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम कहाँ थे, जिस क्वेश्चन पे थे हम वापस उसी पे आते हैं। वी वेयर एट हियर, समवेयर हियर, ओके। यस, स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। तो ठीक है, तो ये स्मूथ स्फीयर है मास m जिसकी वेलोसिटी u है, collides elastically with another sphere of mass m which is small m which is at rest। तो देखिए यहाँ पर m1 की वैल्यू कैपिटल m है, m2 की वैल्यू स्मॉल m है, u1 की वैल्यू u है, u2 की वैल्यू 0 है। और ये बताया कि जब ये कोलाइड होते हैं तो उसके बाद वो सेपरेट होते हैं। तो जब ये सेपरेट होता है तो अच्छा क्वेश्चन है वी वेलोसिटी से, और छोटा भी स्फीयर भी किस वेलोसिटी से सेपरेट होगा, स्मॉल वी से। ये कैपिटल वी है तो आपसे पूछा है स्मॉल वी, तो ये भाई v1 हो गया और ये हो गया v2। तो आपसे v2 पूछा है तो v2 का अब हम फॉर्मूला जो अभी हमने बताया था आपको, उसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। v2 इक्वल टू 2m1, क्वेश्चन ना सिंपल होने के बावजूद भी टफ है, m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1, बड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 इंटू u2। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं, m1 की कैपिटल m है 2m u, और ये है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, u2 तो 0 है तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैपिटल M से डिवाइड करना है बच्चों। ये हो जाएगा 2u, जब इसको डिवाइड करेंगे नीचे कैपिटल M से तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस m बाय m। तो अपने पूछने के तरीके के कारण ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया और हम इसको R2 कैटेगरी देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I can say one word about this question, R3, super important and expected। इस साल ये एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं। तो ये मोमेंटम दिया हुआ है हमें और हमसे पूछा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो एक बात जरा तुम लोग ध्यान दें, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं पी एक्स आई, ठीक है, प्लस पी वाई जे। तो कंपेयर करो, अगर आप ध्यान से देखो तो आई के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2 cos t, तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, 2 cos t। x मोमेंटम, मोमेंटम इन x डायरेक्शन। इसी तरह आप देखिए j से क्या मल्टीप्लाइड है, 2 sin t, तो मोमेंटम का y कंपोनेंट कितना होगा, 2 sin t होगा। ये हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा गया है भाई फोर्स और मोमेंटम में एंगल बताओ। भाई फोर्स तो निकालना पड़ेगा, तो फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा,
डी डी टी ऑफ पी एक्स। ये बहुत एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखना। पी एक्स की वैल्यू रख दो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2 cos t, कॉस का डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है, माइनस साइन होता है। अब आगे कैसे करेंगे? फोर्स का y कंपोनेंट निकालेंगे, डी डी टी ऑफ, न्यूटन ने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो अब ये जो डिफरेंशिएशन पी वाई का करना है, ये है 2 sin t। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 2 sin t का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos t। अब फोर्स का वेक्टर निकालेंगे, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। फोर्स का वेक्टर निकाल लिया आपने, ठीक है। अब हमें फोर्स और मोमेंटम में एंगल निकालना है, तो अब हम क्या निकालेंगे? एफ डॉट पी। ध्यान देना इस स्टेप को। डॉट प्रोडक्ट एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे डॉट पी एक्स आई प्लस पी वाई जे। और डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो जो आई से यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है, एफ एक्स, यहाँ है पी एक्स, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू पी एक्स। और इसी तरह आ जाएगा एफ वाई इंटू पी वाई। अब वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू है -2 sin t और पी एक्स की वैल्यू है 2 cos t, तो ये आ जाएगा -4 sin t cos t। और एफ वाई की वैल्यू है 2 cos t और पी वाई की वैल्यू है 2 sin t, तो ये आ जाएगा +4 sin t cos t। तो ये भैया कैंसिल हो गए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया 0। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है? डेफिनेटली 90 डिग्री बनता है। तो भैया ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इसका आंसर है सी। तो आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन and a typical way of solving this question। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसे नोट कर लीजिए। मैकेनिक्स में एक टाइम लगता है चीजों को करने के लिए। और यू नोट इट, आपने नोट कर लिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोर देन गुड। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसे कर लेंगे। A particle of mass 10 kg moving eastwards with a speed of 5 meter per second collides with another particle of the same mass moving northwards with the same speed 5 meter per second। दोनों की स्पीड सेम है, ये अच्छी बात है। दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों के मोमेंटम की वैल्यू सेम होगी। पर मोमेंटम सेम नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। फर्स्ट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट और सेकंड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ। द टू पार्टिकल कोलिज ऑन कॉलिजन, दे बिकम द सेम बॉडी, दे स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन। इसका मतलब है द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 20 kg विल मूव इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी। तो ये देखिए, ये टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे।
तो ये आ जाएगा 50 और दूसरा पार्टिकल टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है तो उसका भी मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आया 50। अब इन दोनों मोमेंटम से में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री P1 P2। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे नेट मोमेंटम हम निकाल लेंगे रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन सीखिए 2 इंटू 50 स्क्वायर तो नेट मोमेंटम हो जाएगा 50√2। तो ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। उसके बाद की जो सिचुएशन है वो कह रहे हैं दे कोलिस कोलिस होकर वो अब 20 केजी की बॉडी बनाते हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज कर लिया किस वेलोसिटी से जाते हैं 20v। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई 20v। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई 50√2। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 20v इक्वल टू 50√2। तो जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दो तो v इक्वल टू 5√2 अपॉन 2। अब देखिए √2 अपॉन 2 हो जाएगा √2। तो ये आंसर है सी। अब कहने की जरूरत नहीं है बार बार R2 because every knowledge is incomplete without revision. Okay, you must have done it. बार बार करिए और सीखिए। जहां आपको प्रॉब्लम होती है आपको समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है तो वहां पे फोकस करिए कंसंट्रेट करिए उसे सीखिए तो ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ शुरू से ही क्लासेस में वो रेगुलर नहीं है। अगर रेगुलर रहते हैं और सिर्फ क्लास नोट को फॉलो करते तो आज उनकी फिजिक्स सुधर गई होती। आपने क्लास नोट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक टीचर जब पढ़ाता है एनीवन हु इज टीचिंग तो वो कभी ऐसा तो पढ़ाएगा नहीं कि जिससे बच्चों का नुकसान हो। वो वही पढ़ाएगा जो एग्जाम में आता है। या आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। ओके mass m moves with velocity v collides inelastically with another identical mass after collision the first mass moves with velocity v by √3 in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of second mass after collision. तो कर सकते हैं इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पहला मास का वैल्यू है m स्पीड है v और दूसरे मास के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो लेकिन मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है वो 0 है। तो भाई इनिशियल मोमेंटम तो आ गया हमारा mv। अब फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन first particle is moving in a direction perpendicular to the initial direction with speed v by √3। अब सेकंड पार्टिकल की हम डायरेक्शन मान लेते हैं और स्पीड मान लेते हैं v डैश और मान लें ये इस एंगल कितने एंगल पे जा रहा है थीटा। तो यहाँ हम थोड़ा इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे v डैश cos थीटा एंड v डैश sin थीटा। तो ये देखिए जो हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला था एक मिनट
यहाँ पे हमें एक और सुधार करना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम तो थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम भाई वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 0। अब बहुत सिंपल है, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें अप्लाई करना है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम तो हमें दिख रहा है mv डैश cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखते हैं कितना है फाइनल मोमेंटम, कितना है भाई आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, mv डैश cos थीटा। और फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, mv बाय रूट 3 माइनस mv डैश साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमारे इक्वेशंस तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेट कर देंगे। उसके बाद इनिशियल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन को फाइनल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। फिर हमारे पास कितने इक्वेशंस बन जाएंगे, 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। तो आप इस पे थोड़ा स्टे करिए, इसको सीखिए, इसको समझिए। तो चलिए करते हैं, एम वी डैश कॉस थीटा इक्वल टू एम वी, तो वी डैश कॉस थीटा इक्वल टू वी। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करें, 0 इक्वल टू एम वी डैश एम वी अपॉन रूट 3, आराम से एम वी बाय रूट 3, और ये हो जाएगा माइनस एम वी डैश साइन थीटा। इसको इधर ले जाओ, एम वी बाय रूट 3, ये आ गया वी डैश साइन थीटा इक्वल टू वी बाय रूट 3। ये बन गए हमारे 2 इक्वेशन। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये हो जाएगा वी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 3। अब वी डैश स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4v स्क्वायर बाय 3। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है। वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 4v स्क्वायर बाय 3। सो वी डैश विल बी 4 का रूट 2, वी स्क्वायर का रूट v, 2v बाय रूट 3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2v बाय रूट 3। क्या होता है, कई बार हमने कई चीजें पढ़ी नहीं होती हैं, तो जब हम उससे पहली बार पढ़ते हैं तो हमें बहुत तक दिक्कत देती है, परेशानी होती है हमें। तो आपने इसे नोट कर लिया। तो ये आ गया वी डैश की वैल्यू 2v बाय रूट 3। और इसका अगर हम आंसर अब देखेंगे तो आंसर सेकंड में हमें मिल गया। सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई
कैसे अप्लाई किया जाता है, ये आ सकता है क्वेश्चन। इसकी तैयारी करिए बहुत अच्छे से, एक एक क्लास नोट्स को रिवाइज करिए। तो बेस्ट ऑफ लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करेंगे।